हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। चलिए, कल हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बताया था और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों मेथड जिस स्टेप से जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था वो आपको समझ आ गए होंगे। एल्जेब्रिक मेथड्स के अकॉर्डिंग मैंने कल आपको नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया था, उसके बाद नंबर 2 था एलिमिनेशन मेथड, वो समझाया था। आज उसी का एक और मेथड है नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आज हम आपको इस क्लास के माध्यम से समझा रहे हैं। आज हम आपको क्लास 10 मैथ्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो चैप्टर 3 का ही पार्ट है वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए बेटा, हमारे पास दो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक और इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब आपने इस मेथड के जरिए जो स्टेप समझने हैं और इसमें जो स्टेप यूज होते हैं वो आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये पूरा मेथड आराम से समझ आ जाएगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा और काफ़ी आसान कंसेप्ट है, काफ़ी आसान स्टेप्स हैं इसके। अगर आप शुरू से एंड तक इस टॉपिक को जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं उसको आप समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो हमें क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई की बात हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप 8th 9th में भी आप कहीं ना कहीं दो साइड्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे जहां पर आपको कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलते थे। आज हम उसी नए मेथड को आपको समझा रहे हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप आपको यूज होंगे वो आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। सबसे पहले आपने इसको जनरल फॉर्म में बनाना है। किस में बनाना है बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जनरल ऑफ फॉर्म इक्वेशन आपको पता ही है, मैं आपको लिख देता हूं, एक एक स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। a1x b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशंस की आपकी जनरल फॉर्म बन गई। उसके बाद आपको पता है a2x b2 बाय प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। आप हमेशा ध्यान रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे तो कहीं पर भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात आपने समझनी है तो आपने हमेशा ये समझना है कि उसकी जनरल फॉर्म इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहला स्टेप जो है इस मेथड का वो ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम सबसे पहले 1 और 2 की तरह बनाएंगे और 1 और 2 और की तरफ होने के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 होना आवश्यक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो आपको यहां भी राइट हैंड साइड में 0 नजर आ रहा है, आपको यहां भी राइट हैंड साइड में 0 नजर आ रहा है। चलिए जी, इसको दोनों इक्वेशंस को पहले कन्वर्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा, कोई भी इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले आपने जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करना है। जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या मिलेगा, देखिए बिल्कुल आराम से स्टेप समझिए। तो क्या बनेगा, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको नजर आ रहा होगा ये आपकी जनरल फॉर्म बन गई। ठीक है जी, ये तो फॉर्मूला है जनरल फॉर्म का, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको किया है। ये मेरी क्या होगी बेटा, पहली इक्वेशन होगी। ठीक है जी, ये तो इक्वेशंस को समझाना है, जनरल फॉर्म है, इसी में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस बात को मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, -8। तो क्या बनेगी इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मेरी क्या होगी बेटा, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। चलिए कैसे करेंगे, देखिए a1 क्या होगा, 2। ध्यान से करना है, एक भी वैल्यू अगर आपने गलत कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी। 1 by 1 पहले हम a1 निकालेंगे, फिर b1 निकालेंगे, फिर c1 निकालेंगे,
फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन a2 निकालेंगे, b2 निकालेंगे और c2 निकालेंगे। चलिए जी, a1 क्या हो गया 2, x का कोफिशिएंट, b1 क्या हो गया 1, y का कोफिशिएंट, c1 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म दैट इज -5। चलिए a2 निकालिए, a2 क्या होगा x का कोफिशिएंट क्या बनेगा 3, b2 क्या बनेगा y का कोफिशिएंट दैट इज +2, c2 क्या बनेगा बेटा -8। ये आपने समझ गए होंगे। सबसे पहले आपने इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में ट्रांसफर किया, उसके बाद आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यूज निकाल ली। आराम से 1 बाय 1 आप स्टेप निकालते जा रहे हैं। अब जो समझा रहा हूं वो ध्यान से समझना। उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमेशा यूनिक सॉल्यूशन में लगता है। यूनिक सॉल्यूशन मैंने पिछली क्लासों में आपको समझा रखा है, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में नहीं लगता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो केवल यूनिक सॉल्यूशन में निकलता है। ठीक है जी, यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम ये मेथड लगाएंगे, अदरवाइज ये मेथड नहीं लगता। कभी भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सवाल आ रहा है तो टीचर जो क्वेश्चन सेट करेगा उसमें जो इक्वेशन होंगी वो हमेशा आपकी यूनिक सॉल्यूशन होंगी। ठीक है जी, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन में ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है, तो हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि हम तो अभी इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है और किन इक्वेशनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। ठीक है जी, सवाल कैसे आता है, x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। दो इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी एग्जाम में, उसको जनरल फॉर्म में ट्रांसफर कर लेंगे। आपने x और y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, क्या आएगा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जी देखिए, अब चेक करेंगे 2/3 1/2। अब आप मुझे बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं, 2/3 1/3 ये दोनों इक्वल हैं, बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल टू। अब आपको पता है ये किसके बराबर होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और आपको पता है जब ये कंडीशन होती है तभी हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए जी, अब हमें ये भी पता चल गया कि जो इक्वेशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। और मैंने अभी आपसे कहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिक सॉल्यूशन में ही लगता है। चलिए जी, अब ध्यान से देखेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन निकल गया ये, तो हम क्या करेंगे, बाय, थोड़ा ध्यान से समझना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेरा टॉपिक था, ये मैं आज क्लास के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं ये मेथड यूज कर रहा हूं क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन मेरा निकल गया है। चलिए ये बात लिखनी पड़ेगी, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा तो आपने ये बात लिखनी पड़ेगी। चलिए जब आप कैसे मेंटेन करेंगे ध्यान से समझना। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो आपने एक टेबल बनानी है, और वो टेबल कैसे बनानी है, x कुछ इस तरह से टेबल को मेंटेन करना है आपने, y और उसके बाद ये आप लिख लेंगे 1। ठीक है जी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है जी, हमने ये लिख लिया। अब देखिए, अब यहां से इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहां से शुरू होता है। यहां तो आपने बेसिक देख लिया, ये आपने पिछली क्लास में भी आप ये जानते थे कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज कर रहा हूं। ठीक है जी, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो जहां पर आपकी x की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है जी, देखिए x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट a2 है। जब आप x के अंदर वैल्यू लिखेंगे तो आप a1 और a2 को भूल जाइए, ये रूल है, ये आपने याद करना है। क्या याद रखना है कि a1/a2 को आप पहले पॉइंट पर नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, v1 v2। ये आपने हमेशा रूल याद रखना है। अब देखिए एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, आपको पता है कि छोटा सा एग्जांपल दूं, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है। मान लीजिए 3 नंबर ले लिए मैंने,
1 2 3, जैसे यहाँ पर भी 1 2 3 है, ठीक है जी। तो मैंने 3 नंबर ले ली, मैं आपसे कहता हूँ इसका ऑर्डर देखना है, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है जी। ये ऑर्डर है। तो हमने देखिए मैं ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मुझे आपको मेथड को क्लियर करना है। चलिए जी, मैंने आपसे क्या बोला, B1 B2 आ गया, A1 A2 नहीं लिखेंगे हम। अब आप बताइए B1 B2 के बाद क्या आएगा, C1 C2 आएगा ना। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C1 C2। अब मैंने ऑर्डर बताया आपको, देखिए B1 B2 आ गया था, C1 C2 आ गया, C1 C2 के बाद क्या आएगा, A1 A2 आएगा ना। चलिए जी A1 A2 लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है। अब A1 A2 के बाद क्या आएगा, B1 B2, ठीक है जी। अभी मैंने एग्जांपल भी समझाया था आपको, ये आ गया। अब ध्यान से समझना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी। उस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपने ऐसे करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल कैसे लगता है, वो हम आज आपको क्लास में समझा भी रहे हैं। जो ट्रिक है वो आपको हम फॉलो कर रहे हैं, समझा रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले आपने B1 C2 को मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये। फिर आपने क्या करना है, अगले स्टेप में भी ऐसे करना है। फिर आपने कैसे करना है, आपने अगले स्टेप में भी ऐसे ही करना है। अब आपने B2 को C1 से करना है, फिर आपने C2 को A1 से करना है, ये याद रखना है आपने प्रोसीजर। फिर A2 को B1 से करना है। तो ये रूल जो मैंने टेबल बनाई है, ये आपने याद रखना है। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मेरे को उम्मीद है आप गलत नहीं करेंगे। और 3 या 4 नंबर का पेपर में सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं जिससे हमारा सवाल गलत ना हो। यही टेबल हम दोबारा बनाते हैं, मतलब आगे अगला स्टेप करते हैं B1 B2। अब देखिए यहां पर हमने वैल्यूज को ध्यान से लिख लिया है। अब आप सवाल गलत कैसे कर देते हैं, आप क्या करते हैं, B1 B2 की जगह C1 C2 की वैल्यू ले लेते हैं, या C1 C2 की जगह A1 A2 की वैल्यू लेते हैं। तो ये आपने प्रॉपर स्टेप और आपने याद रखने हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे बड़े ध्यान से करते हैं, ठीक है, तो ये गलती ना हो तो इसलिए आप क्या करो, वैल्यूज को ध्यान से लिखो। चलिए जी, वही हम काम करेंगे। B1 B2 क्या है, 1 2। थोड़ा सा दिमाग ओरली भी आप सवाल को सॉल्व करके दिमाग में रखो। ये नहीं है कि जल्दीबाजी में आप सवाल की डिजिट कुछ और लिख दो और आपके 3-4 मार्क्स आपके बोर्ड में कम हो जाए, ठीक है जी। क्योंकि 3-4 नंबर भी आपके बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। आपको नंबर 1 बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, 95 प्लस लाने हैं। कभी कभार मैथ्स में 100 भी आते हैं, ये बात ध्यान रखना। और 100 उन्हीं बच्चों के आते हैं जो एक एक स्टेप को ध्यान से पूरे साल मेहनत कर रहे हैं। चलिए जी देखिए, अब देखिए B1 B2 क्या मतलब हो गया, 1 और 2। ये मैंने वैल्यू लिख ली, ये मेरा पिछला सवाल था, ठीक है जी, मतलब पिछला स्टेप था। अब C1 C2 क्या है, ध्यान से लिखना, एज इट इज लिखना है जो वैल्यू है। चलिए जी, अगला क्या है जी, A1 A2 क्या है, 2 3। बिल्कुल ध्यान से एक बार दोबारा भी देख सकते हो, कोई जल्दीबाजी थोड़ी करनी, समय बहुत होता है पेपर में। क्योंकि देखो गलत कर दोगे फिर दोबारा करोगे, फिर गलत कर दोगे फिर दोबारा करोगे, टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए अगर आप पहले ही स्टेप में सवाल को आराम से देख रहे हो और एक एक स्टेप कर रहे हो तो समय की भी बचत होती है और आपका आंसर पहले ही अटेम्प्ट में आ जाता है, ठीक है जी। पेपर में आप दोबारा करोगे, तिबारा करोगे तो आपका आंसर नहीं आ रहा है, फिर आप पजल भी हो जाते हो और उसका इफेक्ट अगले क्वेश्चनों पर भी पड़ता है, ठीक है जी। तो आराम से पहले क्वेश्चन को, दिमाग से पहले क्वेश्चन को रीड करो और आराम से करो। चलिए जी, वही तरीका लगाएंगे, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे और फिर इन दोनों को। एक और वैल्यू बची है हमारी B1 B2 की, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका मैं आप ऊपर से भी देख सकते हो। आप देखिए बेटा B1 B2 क्या है हमारे पास, 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2 लिख दीजिए और तरीका वही है। सबसे पहले क्या बोला है मैंने, इधर से ये करिए और इधर से ये करिए। चलिए जी, एक बार देख लेते हैं, कई वैल्यू हमने देख लेते हैं। ये तरीका है, आप एक बार वैल्यू लिखने के बाद दोबारा देखिए कि कोई वैल्यू आपने गलत तो नहीं लिख ली जिससे आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए जी देखिए, B1 B2 1 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद C1 C2 -5/8 आप ऐसे कर सकते हो बिना पेन से, जिससे आपका सवाल गलत ना हो। उसके बाद A1 A2 क्या है बेटा, A1 A2 आपका 2 3 है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या बचा, B1 B2 क्या है बेटा, 1/2। इसका मतलब हमने वैल्यूज बिल्कुल ठीक लिखी है। चलिए जी, अब अगला तरीका, जो अगला स्टेप है उसे ध्यान से देखना। अब अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे।
देखिए जी एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। 1 इंटू -8, पहले आपने ये मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर आपने 2 इंटू -5 करना है। ये स्टेप आप याद रखना। मैंने क्या तरीका बताया, पहले 1 इंटू -8 किया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर 2 इंटू -5, ठीक है जी, इक्वल टू बाय। अब बाय में भी ऐसे करेंगे जैसे एक्स में किया है, ठीक है जी। स्टेप वही है, स्टेप हर क्वेश्चन में वही है जो हम यूज कर रहे हैं। जल्दीबाजी से सवाल गलत होता है, ठीक है जी। चलिए जी, -5 को 3 से करिए, -5 इंटू 3 माइनस क्या होगा, -8 इंटू 2। अब देखिए आप एक चीज देख रहे होगे, मैं बीच में माइनस लगा रहा हूं, ये रूल में है मेरे। मैंने सबसे पहले क्या किया, 1 इंटू -8, फिर माइनस आपने लगाना है, ये रूल में है, ये हमेशा आपने माइनस लगाना है। पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगाना है, ये रूल में बेटा, स्टेप में, ये याद रखना है। प्लस नहीं लगाना, प्लस लगाओगे सवाल गलत हो जाएगा। ये स्टेप से बेटा आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने -5 इंटू 3 किया, फिर माइनस लगाया, फिर मैंने -8 इंटू 2 किया। आप ऐसा करो, इनको भी ब्रैकेट में रख लीजिए, जिससे आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। चलिए जी 1 का भी ऐसे करेंगे हम, क्या बनेगा, 2 इंटू 2, इनको भी ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस क्या होगा जी, 3 इंटू 1। चलिए जी अब आराम से देखेंगे हम, सॉल्व करिए। अब कैलकुलेशन, मैंने बोला है ना मैथ में कैलकुलेशन सबसे मेन है। फॉर्मूला आपने लगा दिया, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो स्टेप था, वो टेबल जो थी, जो इसमें मेन कंसेप्ट था, वो आपने लगा दिया। उसके बाद क्या बच रहा है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मैथ में एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से आती है। आप रोज प्रैक्टिस करिए, आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। प्लस माइनस में ही आप सवाल गलत करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमें प्लस माइनस आता है सर, दे दीजिए। प्लस माइनस यहां पर आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है जी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन है मैथ में। इन ऑपरेशन को अगर आप समझ जाओगे, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिन बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथ के 4 ऑपरेशन आ गए, वो मैथ में कभी मार नहीं खा पाएंगे और मैथ में वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। चलिए जी सॉल्व करेंगे अब हम। कैलकुलेशन जो बोला मैंने अभी, माइनस प्लस माइनस, -8, माइनस माइनस प्लस माइनस। चलिए जी आराम से सॉल्व करिए, इक्वल टू y को भी करिए, क्या आएगा बोलिए, -15 माइनस 8 टू 16, क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस। चलिए जी 1 को सॉल्व करिए, क्या बनेगा जी बोलिए, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। चलिए जी यहां तक सॉल्व कर दिया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, पहले मैं x को सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे देखिए x क्या है जी, x को सॉल्व कर रहा हूं मैं, -8 क्या बनेगा बेटा, -8 और माइनस माइनस प्लस। चलिए जी अब मैं y को सॉल्व कर रहा हूं। y कितना है मेरा, -15 क्या है बेटा, माइनस माइनस प्लस। वेरी गुड, समझ आ रहा है सबको, अच्छी तरह से आ रहा है, वेरी गुड। चलिए जी अब हम 1 के साथ भी ऐसे करेंगे। 3 है ना, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक मेरा कांस्टेंट नंबर 1 है, ठीक है जी। और वो चीज आप यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में x है, x आ गया, इक्वेशन में y है, y आ गया, कांस्टेंट टर्म होती है 1 आता है, ठीक है जी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो बनाया हुआ है वो x वेरिएबल, y वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है जी। चलिए अब सॉल्व करिए, 4 में से 3 गया तो 1। अब ध्यान से समझ सॉल्व करेंगे। चलिए जी x को करेंगे पहले, 10 में से 8 गया तो क्या बचा, 2, 16 में से 15 गया तो कितना बचा, 1, और ये क्या है 1/1। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये लास्ट स्टेप है, यहां पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से समझना, अब तक आपने सारे स्टेप ध्यान से समझे हैं, ये लास्ट स्टेप है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए कैसे करेंगे, ये जो x/2 है, एक बार इसको कांस्टेंट नंबर के साथ लेंगे, और ये जो y/1 है इसको भी एक बार कांस्टेंट नंबर के साथ लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, सबसे पहले x/2 क्या लेंगे, 1/1, ठीक है जी। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से x मिल जाएगा आपको, देखिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा जी, x × 1 क्या बनेगा जी, 1 × 2
x इक्वल टू क्या आ गया 2, ये आपका x का आंसर आ गया। मैंने अभी समझाया ना, एक बार x को इसके साथ लेंगे जो हमने यहां ले लिया और इसकी मदद से हमारा x इक्वल टू 2 आ गया, और एक बार क्या करेंगे y अपॉन 1 को भी किसके साथ लेंगे 1 अपॉन 1 को लेंगे, मतलब x के वेरिएबल को भी कांस्टेंट नंबर के साथ इक्वल कर दिया और y वेरिएबल को भी कांस्टेंट नंबर के साथ इक्वल करेंगे, तो क्या बनेगा y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इंटू 1 1 इंटू 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपकी x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y, x एंड y, ठीक है, y यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, सॉल्व लिख सकते हो, फाइंड लिख सकते हो। ठीक है जी, तो सॉल्व फॉर x एंड y बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी, तो मैं एक बार आपको और एक बार स्टेप आपको क्लियर कर दूं क्योंकि नया मेथड है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो इक्वेशन थी, जनरल फॉर्म आप सबको पता है ये होती है। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ट्रांसफर किया। ये आपकी LHS होता है, ये आपका RHS होता है। RHS के अंदर 0 होना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। हमने प्लस को इधर लाया -5, इधर भी इधर लेके आए -8 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 वो कोफिशिएंट की मदद से निकाले। x का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया 1, यहाँ -5 आ गया। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया 3 जो कि A2 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया B2 हो गया, कांस्टेंट नंबर C2 हो गया -8। उसके बाद हमने ये चेक किया कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमेशा यूनिक सॉल्यूशन के अंदर लगता है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं थे। अगर आपको नजर आ रहा हो कि 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2, इस वजह से A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हुआ, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग x y 1 दोनों वेरिएबल लिए, x y वेरिएबल y वेरिएबल और आपका कांस्टेंट नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था A1 A2 को कंसीडर नहीं करते, B1 B2 लिया, C1 C2 साइक्लिक ऑर्डर में। उसके बाद A1 A2 फिर B1 B2, ये ऑर्डर बना क्योंकि आपको पता है B1 B2 के बाद C1 C2 आता है, फिर A1 A2 आता है, फिर B1 B2 आता है। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी। B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या थी -5 अपॉन -8। उसके बाद A1 A2 क्या था बेटा 2 और 3 लिख दिया। फिर B1 और B2 क्या था 1 और 2। उसके बाद हमने x लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका बताया। सबसे पहले 1 इंटू -8 करेंगे, फिर -2 इंटू -5 किया। ऐसे फिर इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 3 माइनस लगाइए, माइनस लगाना कंपलसरी है रूल के अकॉर्डिंग। फिर -8 इंटू 2 किया, ऐसे ही 1 के साथ किया, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। फिर कैलकुलेशन वर्क हुआ, -8 को 1 से किया -8, 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस, ऐसे इसको किया। -5 को 3 से किया -15, -8 इंटू 2 क्या हुआ -60, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। उसके बाद क्या किया -8 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, -15 प्लस 16। फिर 4 में से 3 गया तो 1, फिर क्या आया 10 में से 8 गया तो 2 x अपॉन 2, 16 में से 15 गया तो 1, फिर 1 अपॉन 1। उसके बाद मैंने आपको एक लास्ट का जो कंसेप्ट था वो समझाया, जो स्टेप था x अपॉन 2 के साथ कांस्टेंट नंबर लेते हैं। पहले हमने इसके साथ ये कांस्टेंट नंबर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 इंटू 2, x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे y अपॉन 1 लिया, 1 अपॉन 1 लिया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इंटू 1 इंटू 1, y इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थैंक यू वेरी मच। मत कर दियो।